इज वेरिएशन और वेरिएशन का मेजर क्या होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि एक डेटा सेट कलेक्ट किया गया है ऑन एनी पर्टिकुलर प्रोसेस जो कि नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है या तो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है और डेटा होता है। तो उसका अगर हम वेरिएशन को मेजर करना चाहते हैं तो हमारे सामने क्या क्या इंडिकेटर हो सकता है फॉर मेजरिंग द वेरिएशन। तो लेट्स गो अहेड। लेट्स से दैट हम लोग एक लिम्बाराम जैसे एक आर्चर बहुत पहले हुआ करता था जो धनुर्विद था, जो धनुष बाण से मतलब टारगेट को अचीव कर सकते थे। तो आप लोग कई लोग देखे होंगे कि कुछ 30 मीटर, कोई केस में 15 मीटर दूरी पे, इवन पिस्तौल शूटिंग में भी ऐसे बुल्स आई रहता है और उसके चारों तरफ सर्कल्स रहता है। तो हम लोग उधर एक आर्चर को अगर रखते हैं और आर्चर को बोला जाता है कि भाई आपको मैं एरो दे रहा हूं, आप कोशिश करो बुलसाई को हिट करने के लिए। तो आप देखोगे ऐसा बहुत ही कम होता है कि अगर आपने उसको 10 एरो दिया है, 10 के 10 बुलसाई में हिट करता है। एक एरो बुलसाई में हिट करेगा तो एक एरो थोड़ा सा साइड में होगा, एक एरो हो सकता है एकदम बाहर आए, एक एरो थोड़ा सा नजदीक आए। तो एक धनुर्विद जो है वो कितना अच्छा है वो हम दो चीजों से हमें पता चलता है। कौन सी दो चीज? एक है जो बुल्सआई है, वो बुल्सआई से उनका जो एरो जहां पर लगा है उसके बीच में डिफरेंस कितना कम है, वो एक है। और आपस में जितने सारे एरोज है उसके बीच में कितना कम अंतर है। अगर ये दोनों ही होता है, एक को कहते हैं हम प्रिसिशन और एक को कहते हैं एक्यूरेसी। प्रिसिशन है रिपीटेबिलिटी, मतलब अगर आपस में वो सारे 10 एरो आपस में काफी नजदीक होता है तो हम लोग उसको कहते हैं प्रिसिशन। इवन फॉर R&R डिस्कशन, रिपीटेबिलिटी एंड रिप्रोड्यूसिबिलिटी हम लोग इसी टर्मिनोलॉजी को यूज करेंगे ऑन द लास्ट डे। एंड एक्यूरेसी मतलब टारगेट से जो एवरेज उनका 10 जो एरो है टारगेट से कितना दूरी पे है। So for a excellent archer, the value of the precision and the accuracy will be quite good. ठीक है। तो वेरिएशन को हम लोग मेजर कैसे करें? सो हाँ, variation means that a process does not produce exactly the same result. In fact, Indian Statistical Institute में एक हमारा एक पहला लाइन हमें बताया जाता था कि there cannot be two identical persons in this world, there cannot be two identical measurements in this world, there cannot be two identical things in this world. और लेकिन उसके बावजूद भी जितना भी डेटा आप कलेक्ट करो वो अलग हो सकता है, बट डिस्पाइट द अनलाइकनेस देयर इज ए पैटर्न व्हिच इमर्ज, और वो पैटर्न से हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन में आते हैं। एनीवे दैट इज डिफरेंट। एक डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग ऑलरेडी कवर किए हैं, दैट इज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अभी हम लोग बात कर रहे हैं वेरिएशन। तो वेरिएशन के पीछे ये रूल है, यू कैनॉट गेट टू आइडेंटिकल नंबर, कैनॉट गेट। हम लोग कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं। अब बोल रहे हो नहीं, मैं तो काफी बार देखा है कि 2 डायमीटर लिया है वो 3.325 है। मैं again I'm telling you, if your technology of measurement is better, go to 4th place, 5th place, 6th place, there will have to be some difference. So variation means that a process does not produce exactly the same result every time the product or service is delivered. Variation exists in all the processes. Next. So measuring and understanding the variation in our business processes helps identify specifically what the current level of performance is and what need to change in order to reduce the variation, okay? And reduce the defect, therefore. So therefore, like you can see here an example of variation. So अभी हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं, मेजर्स ऑफ वेरिएशन में। कुछ एग्जाम्पल इधर दिया गया है
वेरिएशन का मेजर के लिए। रेंज जो हम लोग एक्स बार आर चार्ट में यूज करते हैं। इंटर क्वार्टल रेंज, इंटर क्वार्टल रेंज एक्चुअली मैं आपको डिफाइन करूंगा, बट आई डोंट स्पेंड मच टाइम। इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल मेजरमेंट ऑफ वेरिएशन एक्चुअली। जैसे मैंने बोला था आपको कि एक कंट्री का या तो एक कंपनी में एम्प्लॉय का जो सैलरी लेवल है, ये सब मेजरमेंट के लिए, वेरिएशन के लिए इंटर क्वार्टल रेंज इज अ वेरी गुड मेजर। वेरिएंस जिसको मैं बोला था आपको, वेरिएशन के लिए स्क्वायर ऑफ द स्टैंडर्ड डिविएशन, इसका मैथमेटिकल यूज होता है, स्टैटिस्टिकल यूज होता है, बट अदरवाइज इन प्रैक्टिकल अप्लाइड सेंस में उतना यूज नहीं है समझने के। स्टैंडर्ड डेविएशन इज ए वेरी गुड मेजर जो हम नॉर्मली यूज करते हैं। लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन डिफरेंट टाइप का होता है, पी चार्ट, एनपी चार्ट, सी चार्ट, यू चार्ट, ये सबके लिए स्टैंडर्ड डेविएशन अलग अलग होता है, ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन अनदर गुड सिंपल मेजर। तो measure of variation give information on the spread or the variability of the data or values. Same center, different variation. So पहले रेंज के बारे में बात करते हैं। रेंज इज द इजीएस्ट। इजीएस्ट मतलब इट इज द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू इन द डेटा सेट। आपने 200 डेटा लिया है, मानिए कि 200 सेट डेटा सेट के अंदर सबसे बड़ा डेटा है मानिए 20, और सबसे जो कम डेटा है वो है 2। तो 20 - 2 दैट इज 18 इज द रेंज। तो एक्सेल सेट में आप मैक्स डेटा माइनस मीन डेटा करके रेंज आपको मिल जाएगा। लेट्स नाउ टेक इंटर क्वार्टाइल रेंज। वेरी सिंपली टेकिंग व्हाट इज, एक्चुअली आप लोग परसेंटाइल वर्ड को यूज करते हैं काफी बार, क्योंकि एग्जाम में वो आप गेट का एग्जाम दो या तो आप जीआरई के एग्जाम दो, उसमें परसेंटाइल मिलता है, आपको मार्क्स एग्जैक्टली नहीं मिलता है। तो उसमें हम लोग का जो मतलब जो वैल्यू में आता है, वो वैल्यू के हिसाब से हम लोग बताते हैं कि अपना जो मार्क्स है उसके नीचे कितने परसेंटेज लोग को नंबर मिला है, राइट। सो परसेंटेज और वैल्यूज बिलो व्हिच ए सर्टेन परसेंटेज डेटा लाई। से फॉर एग्जांपल किसी ने आपको पूछा कि 95 परसेंटाइल वैल्यू क्या है मार्क्स का, तो किसी ने बोला कि 95 परसेंटाइल वैल्यू है 98%, यानी कि 98% के नीचे 95% लोग, 100 में से 95 लोगों को 98 नंबर के नीचे मार्क्स मिला है, बाकी 5% को उसके ऊपर मिला है। सो दैट इज हाउ परसेंटाइल इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो इंटर क्वार्टाइल रेंज क्या है? इंटर क्वार्टाइल रेंज इज डिफरेंस बिटवीन द अपर एंड लोअर क्वार्टाइल। तो इसमें Q1 मानिए कि हमारा लोअर क्वार्टाइल है, Q1 क्या है? 25 परसेंटाइल, मतलब Q1 के नीचे 25% ऑफ द डेटा सेट लाई। Q2 के मतलब, Q2 मतलब मीडियन वैल्यू, 50% ऑफ द डेटा सेट लाई बिलो Q2। Q3 क्या है? 75% ऑफ द वैल्यूज लाई बिलो द Q3 वैल्यू। तो हमारा इंटर क्वार्टाइल का जो है वो है Q3 - Q1, यानी बीच वाला जो 50% है उसका जो डेटा रेंज है उसको कहता है इंटर क्वार्टाइल रेंज। इट इज क्वाइट हैंडी एक्चुअली इन लॉट ऑफ एनालिसिस यू विल बी फेसिंग इट। In fact, without knowing percentile and interquartile range, you will be missing out in most of the analysis in the television or other discussion. So you should know this. It is very important. I mean, though it may not be immediately available, because I'm not going to show you any statistical analysis based on IQR in this discussion. तो अब देखो इधर 3 नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का हिस्टोग्राम दिखा रहे हैं। एक है लेफ्ट स्क्यू, एक है सिमेट्रिक, बाय एंड लार्ज सिमेट्रिक कह सकते हो, एक है राइट स्क्यू। तो अगर मैं ये लेफ्ट स्क्यू वाला का IQR प्लॉट करते हैं तो इट वुड हैव लुक्ड लाइक दिस, कि पूरा जो IQR है इंटर क्वार्टाइल रेंज वो ऊपर की तरफ शिफ्ट कर गया है। व्हाई? बिकॉज यू सी हियर ऑन द लेफ्ट साइड, दैट इज द लोअर साइड, एक्चुअली डेटा एक्सटेंड कर रहा है। आप देखिए इधर व्हिस्कर, इसको व्हिस्कर कहते हैं। व्हिस्कर बहुत लंबा हो गया क्योंकि लेफ्ट साइड मतलब अंडर साइड जो है वो लेफ्ट साइड को एक्सटेंड कर गया है। ठीक उल्टा हुआ है राइट स्क्यू में। राइट स्क्यू में पॉजिटिव साइड में डेटा ज्यादा मिल रहा है आपको, तो इसीलिए आप देखोगे इधर व्हिस्कर जो है
वो ऊपर की साइड में चला गया, IQ और नीचे की तरफ शिफ्ट कर दिया। लेकिन फॉर ए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, सिमेट्रिक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ये बिल्कुल बीच में होता है। दिस इज जस्ट फॉर एन अंडरस्टैंडिंग, नथिंग मोर देन दैट। अभी हम जो एक्चुअल कम में आएगा हमारा अगला आज और कल के लिए, उसमें आते हैं। ये जैसे मैंने बोला था आपको, स्टैंडर्ड डिविएशन जो है, इसका पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला है सिग्मा, जिसमें हम लोग पॉपुलेशन मीन कैलकुलेट करते हैं। आई विल प्रेफर इफ आई use this as mu and n for population and sample standard deviation एवरेज और स्मॉल n। ठीक है, इधर जैसे मैंने बोला सारे डेटा लिया जाता है, दैट विच इज नॉट पॉसिबल। तो हम लोग क्या करते हैं, ये नहीं एक्सेसिबल है हमारे लिए, उसीलिए हम इसके बारे में कंक्लूड करते हैं थ्रू सैंपल स्टैंडर्ड डिविएशन। तो मानिए कि आपके पास 100 वैल्यू है, 100 डेटा लिया है, तो 100 डेटा का आप एवरेज लीजिए। हर एक वैल्यू, 100 वैल्यू आप एक एक करके एवरेज से सब्ट्रैक्ट कीजिए, जो डेटा आपको मिलता है उसको स्क्वायर कीजिए, उसको ऐड कीजिए, डिवाइडेड बाई 100 माइनस 1 दैट इज 99, और उसको स्क्वायर रूट कीजिए। दैट इज कॉल्ड द स्टैंडर्ड डिविएशन, सैंपल स्टैंडर्ड डिविएशन। और वेरिएंस होता है सिग्मा स्क्वायर, जो मैंने बोला कि दैट इज नॉर्मली यूज्ड फॉर कैलकुलेशंस, फॉर स्टैटिस्टिकल फॉर्मूला एटसेट्रा, हम उसको यूज नहीं करेंगे। तो n-1 का जो क्यों n-1 है, क्यों n नहीं है, ये है डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, जो मैंने बोलने का कोशिश किया था पहले। बिकॉज कंप्यूटिंग द सैंपल मीन्स यूजेस अप ए बिट ऑफ इंफॉर्मेशन, लिविंग ओनली n-1 इंडिपेंडेंट बिट्स टू कंप्यूट द स्टैंडर्ड डिविएशन, तो उसीलिए एक यूज किया गया है। कभी कभी आपको ये भी मिलेगा कि फॉर मल्टी पैरामीटर केस आप देखोगे n-2, n-3 भी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हो जाता है, but we are not going to that kind of discussion now. तो एक कैलकुलेशन मैंने रखा है आपके लिए, इधर आप देखोगे इधर कि वीक, डिमांड, और इधर सम, इसका हम लोग जो है x माइनस एक्स बार लिया है, क्योंकि हमारा जो डिमांड का टोटल है 975, कितना डेटा है 10 डेटा का जो डिमांड का टोटल है 975, और उसका जो 975 का जो एवरेज है वो है 97.5। 975 डिवाइडेड बाई 10 इज 97.5। हर एक डेटा सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, उसको स्क्वायर कर रहे हैं, स्क्वायर करने के बाद ऐड कर रहे हैं। हम लोग स्क्वायर क्यों करते हैं, स्क्वायर करने से माइनस डेटा अगर रहेगा तो वो प्लस हो जाता है, तो उसको और ऐड करते हैं। ऐड करने के स्क्वायर के साथ ऐड करने के बाद हम लोग वो स्क्वायर का एडिशन का एवरेज लेते हैं, फिर हम लोग स्क्वायर रूट निकालते हैं। वेरी लॉजिकल एक्चुअली, अगर आप स्प्लिट करो स्टैंडर्ड डिविएशन का स्टेप्स को देखो एक एक करके, व्हाई स्टैंडर्ड डिविएशन इज व्हाट the method of calculation standard deviation is like this, it will be very clear to you. So n-1, 10-1, 9, so we are getting 13.9. So 13.9 is what? It is showing us the scatter between the values. और ये स्टैंडर्ड डिविएशन से आपको एक पता भी चल रहा है कि कितने डेटा एवरेज के किस साइड में कितने डेटा, कितने परसेंटेज डेटा कौन सी डेटा पॉइंट के बीच में आता है, ये स्टैंडर्ड डिविएशन और एवरेज से पता चलेगा, प्रोवाइडेड आपका डेटा सेट काफी रिजनेबल हो। 10 डेटा से नहीं मिलेगा, कम से कम आपको करीब 75 to 100 डेटा लेना पड़ेगा, वो भी लेना पड़ेगा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा जो वेल कंट्रोल्ड है। ठीक है, अगर कंट्रोल नहीं है तो क्या करेंगे, हम लोग आपको दिखाएंगे कि हम डेटा को होमोजेनाइज कैसे करके वो आउटलायर को हम लोग निकाल देते हैं कैसे, दैट वी विल अंडरस्टैंड। More on standard deviation, we square the individual variations so that they don't cancel out when added together. We take the square root to express the results in the same units as the original data. Large deviations from the mean contribute more heavily because they are squared. Standard deviation is sensitive to outlier. It is not a resistance test. ये सब पॉइंट मैंने आपको बोला था, and that is why median actually is a good value, because median value is not so sensitive. But anyway, we are talking about standard deviation. Standard deviation gets heavily influenced अगर बीच में outlier आ जाता है,
इट इज बेटर दैट यू एलिमिनेट द आउटलायर। और एक मेजर है रेंज, हम लोग डिस्कस किए हैं, हम लोग IQ और इंटर क्वार्टाइल रेंज डिस्कस किए हैं, और हम लोग स्टैंडर्ड डिविएशन डिस्कस किए हैं। और एक सिंपल मेजर लेते हैं जिसको हम कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। व्हाट इज कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन? ये रिलेटिव वेरिएशन को इंडिकेट करता है। मानिए कि हमारा जो सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन है वो है कुछ भी वैल्यू ले लीजिए, 2 है, और मानिए कि हमारा जो एवरेज है वो है 10। सो हम लोग 2 डिवाइडेड बाई 10 मल्टीप्लाइड बाई 100, that means 2 divided by 10 and that is coming to 0.2. So 0.2 multiplied by 100, 20%. तो CV यानी कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन एक्चुअली इंडिकेट करता है कि एक स्टैंडर्ड डिविएशन का वैल्यू, आपका जो एवरेज है उसका एक रिलेटिव सेंस में कितना परसेंटेज होता है। तो दैट एक्चुअली मानिए कि आपका एवरेज का जो यूनिट है वो मानिए कि आपका जो मेजरमेंट है वो बहुत ही हाई है, तो उस हिसाब से आपका अगर स्टैंडर्ड डिविएशन बहुत कम होता है उसका मतलब आपका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन काफी कम है। इनफैक्ट हमारा गोल है CV यानी कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कितना कम होगा, जितना कम होगा उतना ही डेटा सेट का जो स्कैटर है अराउंड द मीन वैल्यू वो उतना ही नजदीक आएगा, उतना कम होगा। सो लोअर द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, कैसे होगा? स्टैंडर्ड डिविएशन अगर कम होता है आपका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन उतना ही कम होगा। सो बेटर इज द कंट्रोल अगर आपका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कम होता है। दिस इज आल्सो यूज्ड फॉर इन एम्पिरिकल सेंस, प्रैक्टिकली कुछ स्पेसिफिक केस में। राइट, नाउ आई एम गोइंग टू ए लिटिल डिफरेंट टॉपिक जो लोगों को समझ में नहीं आता है, लेकिन इट विल बाद में आपको ये जरूरत होगा। सो please listen to me carefully, those of you who are attending to this program. स्टैंडर्ड डेविएशन का वैल्यू, सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन का, एक्चुअल स्टैंडर्ड डेविएशन का, जैसे मैंने बोला स्मॉल एस रूट ओवर समेशन ऑफ xy माइनस x बार होल स्क्वायर डिवाइड बाई n-1, ठीक है। लेकिन देयर इज अनदर स्टैंडर्ड डेविएशन जो हम लोग निकलते हैं यूजिंग potential standard deviation and which is called R bar by T2. आप देखोगे एक इंटरेस्टिंग चीज है, अगर आपने मानिए कि मैं सीधा ले जा रहा हूं आपको ये एक डेटा सेट, ये सेम डेटा सेट आपको बाद में भी लिया जाएगा। इधर हमारे पास 25 डेटा सेट है ना, 25 डेटा सेट। तो ये जो 25 डेटा सेट है इसमें सब ग्रुप मतलब सैंपल साइज, सब ग्रुप साइज मतलब एट ए टाइम हम लोग 7 बजे 5 सैंपल कलेक्ट किया, मतलब मानिए कि कॉन्जिक्यूटिव सैंपल, मानिए कि हम हर मिनट में हम लोग एक एक प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं और प्रोडक्ट का मेजरमेंट है मानिए डायमीटर, ठीक है। तो 5 कॉन्जिक्यूटिव सैंपल लिया, 7 से 7:05 के अंदर 5 सैंपल कलेक्ट किया और वो आया 35, 37, 41, 36, 40। एवरेज कितना आया ये 5 डेटा का? 37.8। रेंज कितना आया? मैक्सिमम डेटा है 41, मिनिमम डेटा है 35। सो 41 माइनस 35 कितना आया? 6। तो पहला जो सब ग्रुप है कंप्राइजिंग ऑफ 5 सैंपल जिसका एक्स बार वैल्यू रहा, एक्स बार क्यों बोल रहे हैं इसको, अगर एक्स आई कह रहे हैं तो इसका एवरेज यानी एक्स बार 37.8 है और रेंज है 6। तो हम लोग ऐसे डेटा कलेक्ट कर रहे हैं 7 बजे, 7:30 बजे, 8 बजे, 8:30 बजे, करते करते शाम को 7 बजे तक। कितना सब ग्रुप है? 25। मानिए 25 सब ग्रुप का डेटा लिया गया है। हर केस में हम लोग डेटा को मेजर किया, एवरेज लिया, रेंज लिया। तो हमारा टोटल सैंपल कितना रहा? अगर 25 है, 25 मल्टीप्लाइड बाई 5 दैट इज 25 into 5 मीन्स 125 डेटा हम लोग लिया है। अभी ये 125 वैल्यू को अगर मैं इसको डायरेक्टली हम इसको स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला यूज करके, कौन सी है स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला? आई एम सॉरी, जस्ट
आई थिंक देयर इज सम प्रॉब्लम एनीवे। द फॉर्मूला जो हम लोग लास्ट स्लाइड में यूज किए हैं, वो स्लाइड में हम लोग दिखाए थे आपको सिग्मा xi माइनस एक्स बार होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई n-1 जिसका पूरा स्क्वायर रूट। वो फॉर्मूला अगर ले लिया आप, एक्चुअली आपका कंप्यूटर कैलकुलेटर में या तो कंप्यूटर में आप n और n-1 ये दोनों मिलेगा आपको एक्सेल शीट में। अगर आप n-1 यूज करते हो Sn-1, इट इज द सेम फॉर्मूला दैट आई हैव जस्ट नाउ टोल्ड यू और शोन। तो वो मिला आपको फॉरगेट सो मेनी डेटा, ये मिला है मानिए कि आपका 2.68 2.69 मानिए मिला। मतलब मैं क्या किया, इधर 125 का वैल्यू का हम एक्सेल शीट में एंट्री किया और Sn-1 वैल्यू लिया, तो इट इज कमिंग टू 2.69। अभी मैं क्या किया, ये हर एक सब ग्रुप का रेंज लिया। रेंज लेने के बाद मैंने ये रेंज का एवरेज लिया, जिसको हम कहते हैं आर बार। आर बार का वैल्यू कितना आया, मानिए 5.32 आया, ठीक है। और एक इंडियन स्टैटिस्टिशियन जिसका नाम है मिस्टर पटनायक, ही इज लेट, ही इज नो मोर। तो मिस्टर पटनायक केम अप विथ ए रेंज डिस्ट्रीब्यूशन का, रेंज जो मिलता है उसका एक डिस्ट्रीब्यूशन, स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर उनका बहुत काम है। आप इंटरनेशनल किताब में भी पटनायक का नाम मिलेगा आपको। तो उन्होंने एक डेमोन्स्ट्रेट किया कि ये आर बार को अगर आप एक कांस्टेंट से D2 नाम का एक कांस्टेंट है, उससे अगर डिवाइड करो, वो आपको ये स्टैंडर्ड डेविएशन का एक एस्टिमेट देगा, ठीक है। और उन्होंने ये D2 डिफरेंट सैंपल साइज, मतलब हमने जो सैंपल साइज लिया वो 5 लिया, तो 4 के लिए क्या होगा D2 का वैल्यू, 3 के लिए क्या होगा, 8 के लिए क्या होगा, उन्होंने ऐसे 10 तक कैलकुलेट किया है करके हर एक केस में अलग अलग जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको प्लॉट किया। तो हम इधर आर बार जो मिला है 5.32 डिवाइडेड बाय D2 का जो वैल्यू है, आई थिंक 2.326 समथिंग लाइक दैट इट विल कम, तो दैट वैल्यू इज कमिंग आउट टू बी 2.29। तो आप देख रहे हो ये वैल्यू जो 125 से आ रहा है, ये वैल्यू जो है जो आर बार से आ रहा है वो एक्चुअली अलग है। आप पूछ सकते हो क्यों अलग है, दैट इज व्हाट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू, ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। आर बार के अंदर कोई इंडिविजुअल वैल्यू का इफेक्ट नहीं है, यानी अगर आप ले लीजिए इधर ये दो सब ग्रुप ले लीजिए, इधर पहला सब ग्रुप का एवरेज है 37.8, दूसरा सब ग्रुप का एवरेज है 40.4, मतलब ये दोनों का एवरेज अलग अलग पोजीशन में है, लेकिन ये वैल्यू का जो स्कैटर है इसका 6 है, इसका 5 है, मतलब लगभग सेम स्कैटर है, लेकिन पोजीशन ऑफ द मीन वैल्यू इज डिफरेंट। लेकिन जब आप आर बार वैल्यू के आधार पे कैलकुलेट कर रहे हो, तब आपका ये कंसीडरेशन है कि सारे के सारे एक्स बार सेम है, आप समझ रहे हो। लेकिन आप जब 125 वैल्यू के आधार पे कैलकुलेट कर रहे हो, वो नहीं है, वो एक्चुअल वैल्यू के आधार पे आ रहा है। तो ऑलवेज Sn-1 इज एक्चुअल इंडिकेशन ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन, एंड जो एस्टिमेट आर बार बाई D2 से आ रहा है वो एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन में पोटेंशियल, मतलब कितना हो सकता है उसका मेजर है। तो आपके लिए मैं और एक कैलकुलेशन किया है, मैं आपको दिखाता हूं। वो पहले वाला टेबल से मैं जो एक्स बार बहुत नजदीक वाला है उसको लिया मैंने और उसका रेंज लिया, मैं फिर दोबारा वही कैलकुलेशन किया। अब देखोगे इस बार जो हमारा आर बार बाई D2 का वैल्यू और भी नजदीक आ गया, 2.10 आ गया। यानी अगर आपका वैल्यूज, एक्चुअल वैल्यूज अगर सेम एवरेज के आसपास में होता है, तो आपका जो सिग्मा xi माइनस एक्स बार होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई -1 स्क्वायर रूट का जो वैल्यू और आर बार बाई D2 का जो एस्टिमेट है, वो दोनों लगभग एक होते जाएगा। दिस इज वन ऑफ द बेसिक पॉइंट्स ऑफ using X bar R chart. So those of you who are attending this, if you don't understand, you can listen to this video again and again, today and tomorrow and day after tomorrow, whenever you feel like. It will help you to understand कि इसका मकसद क्या है।